डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एटीसी हब। मैं अंकित सर आपका मोस्टली वेलकम करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है वो जैव प्रक्रम का पार्ट 3 होने वाली है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक, ये क्लास 3rd है। ठीक, जैव प्रक्रम का। तो बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, ताकि मैं और जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो लार ग्रंथि से स्टार्ट होगी। तो लार ग्रंथि को अगर मैं पढ़ लूं, ध्यान से देखना। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में अगर पूछा जाए कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है तो आप बिना किसी देरी के बता दीजिएगा। 3 जोड़ी मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमेंडिबुलर, थर्ड सबलिंगुअल। ठीक, ये 3 ग्रंथि पाई जाती है मुख गुहा के अंदर। ठीक, आगे लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। यानी लार ग्रंथि से प्रतिदिन अगर पूछा जाए कितना लीटर लार का स्राव होता है तो करीबन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। ठीक, लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन, ठीक, डाइएस्टेज नामक ये एंजाइम का स्राव होता है लार ग्रंथि के अंदर। और लार ग्रंथि होता है कहाँ? मुख गुहा के अंदर। ठीक, और वहां से 3 प्रकार के लार ग्रंथि का स्राव होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे हमारा लाइसोजाइम, टाइलिन, इस प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है। अब देखें ध्यान से, इनमें से सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन एंजाइम का स्राव होता है। इन सब में सबसे अधिक मात्रा में जिस एंजाइम का स्राव होता है वो टाइलिन होता है। ठीक, लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणु को मार देता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है बेटा वो कीटाणु को मार देता है। ठीक, म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है जिससे निगलने में आसानी होती है। म्यूलिन एंजाइम जो होती है बुआ, वो भोजन को क्या बना देती है? चिपचिपा बना देती है, जिस कारण से हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है। आप लोग नोटिस किए होंगे जब आप भोजन कर रहे होंगे, सॉरी रोटी खा रहे होंगे, तो देखे होंगे क्या, रोटी को चबाते 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 एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब रोटी पूरा चिपचिपा हो जाता है। ठीक, और उस स्टेज में हम रोटी को निगल लेते हैं। देखे हो ना ऐसे, क्योंकि रोटी आप लोग डेली खाते होंगे तो आप लोग नोटिस करते होगा। नहीं किया तो आज शाम में अगर रोटी खाओगे तो नोटिस कर लेना। ठीक, टाइलिन डाइएस्टेज एंजाइम स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ये जो होता है स्टार्च को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक, और एक टॉपिक हुआ ध्यान से, सांप के पैरोटीड ग्रंथि में जहर की थैली का काम करता है। ये जो सांप की जो जहर जहां रहती है, सांप जिससे थैली में जहर रखा हुआ रहता है वो थैली होता है पैरोटीड ग्रंथि, वही उसी में उसका जहर होता है। ठीक, ये था हमारा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद अगर मैं बताऊं तो वो आती है ग्रसनी। लार ग्रंथि के बाद जो टॉपिक आती है बुआ वो आती है हमारी ग्रसनी। क्या आती है? ग्रसनी आती है। ठीक, ग्रसनी की मैं बात करूं, मुख गुहा के पिछले, ठीक, मुख गुहा कह रहा है मुख गुहा के पिछले भाग ग्रसनी में खुलता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग जो होता है, मुख गुहा है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हमारी जो होती है वो ग्रसनी पाई जाती है। जैसे कि इसमें देख रहे हो आप लोग, ये जो पोडियम देख रहे हो यहाँ से, ये ग्रसनी होती है। ठीक, आगे जिसको एक को हम कहते हैं कंठ द्वार बेटा, एक को कहते हैं निगल द्वार। एक को कंठ द्वार कहते हैं बुआ और सेकंड को कहते हैं हम लोग निगल द्वार। अगर कंठ द्वार की मैं बात करूं, किसकी? कंठ द्वार की, तो जो श्वसन नली में खुलती है, ये जो होती है बुआ वो श्वसन नली में खुलती है। हम जिस सांस लेते हैं, अब देखो यहाँ से ना एक ही पाइप गया है। ठीक, और आगे जाने के बाद ये 2 पार्ट में बट गया है। एक चल गया हमारा श्वसन नली जिसको कहते हैं, और एक कहते हैं आहार नाल। ठीक, एक हमारा चल गया फेफड़ा के अंदर और सेकंड चल गया हमारा अमाशय के अंदर। ठीक, कंठ द्वार के पिछले, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ को ढक देता है, जिस कारण से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती। अब देखो ध्यान से, जब मनुष्य भोजन करता है ना
तो भोजन करने के दौरान हम सांस नहीं ले सकते। अब क्योंकि अगर मान के चलो सांस लेते हैं, तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो देख रहे हो ना, ये एक सेकेंड में ये जो देख रहे हो बुआ, ये यहाँ पे इतना दूर की समझो पहले से, ये जो देख रहे हो ये है एपिग्लोटिक्स, यहाँ पे इसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स। ठीक, इसका काम होता है भोजन और श्वास नली को दो पार्ट में बांटने का। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देगा, जिस कारण से आपका भोजन श्वास नली में ना जा पाए। अब कभी कदार होता है क्या जी, ये एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज होता है हमको किस तरफ खुलना है। ठीक, तो इसको खुलना रहता है अमाशय के तरफ, ये खुल जाता है फेफड़ा के तरफ, जिस कारण से हमें क्या होती है, खाना खाते खाते हम सरक जाते हैं, इसको कहते हैं सरकना, सरक जाते हैं। ठीक, और तो उस समय कहोगे क्या जो हमें कोई याद कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है। ठीक, जिस कारण से ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। जब एपिग्लोटिक्स आपका कंफ्यूज हो जाएगा, उस स्टेज में हम सरक जाते हैं, चाहे आप पानी पीते रहो, चाहे आप खाना खाते रहो। ठीक, अगर हम निगल द्वार की बात करें तो इसका जस्ट वो शोषण के लिए था, ये पोषण के लिए है। ठीक, करा जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, ये अगले भाग जाकर आगे जाकर ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली ध्यान से देखना, कहता है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। अब जो सना हुआ भोजन है लार में, वो कहां पहुंचेंगे, हमारा निगल ग्रास नली में पहुंचेंगे। ठीक, कर भोजन के पचते ही ग्रास नली की दीवार, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार तरंग की तरह सिकुड़न या सॉरी क्या है, संकुचन या सिकुड़न शिथिलन का फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम क्रमाकुंचन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है बुआ, अगर मैं ग्रास नली की मैं बात करूं, ये नहीं ग्रास नली, ये जो आगे जाती है। ठीक, होता है क्या, जब आप भोजन कीजिएगा ना, तो भोजन जब सना हुआ भोजन, लार में सना हुआ भोजन जब ग्रास नली में जाएगा ना, तो ग्रास नली का काम है क्या, उस क्रमाकुंचन गति करने का। जैसे कि ये रहा, जैसे ये पाइप मान लो, ठीक, तो भोजन इसके अंदर जाएगा तो ये ऐसे फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचकेगा, जिस कारण से भोजन क्या हो, नीचे अमाशय के पास पहुंच जाए। ठीक, कहता इस प्रकार के गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है या नीचे की ओर जाता है। ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, ग्रास नली में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती, इसका काम है सिर्फ क्या कहते हैं, अमाशय तक पहुंचा देने का। ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में जाती है, अभी जस्ट आपको मैं बताया। अमाशय की मैं बात करूं, अमाशय क्या होता है, अमाशय बुआ जिसे हम लोग पेट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेट, उसी को कहते हैं अमाशय। कंफ्यूज मत होना कभी भी, अमाशय मतलब पेट होता है, ये मेरा पूरा पेट नहीं है, जैसे आप कहते हो नहीं मेरा पेट है पूरे, वो पूरा पेट नहीं होता है। पेट होता है आपका छोटा सा, जैसे ये देख रहे हो ना, इतना बड़ा ही पेट होता है आपका, जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं, यही है हमारा पेट। ठीक, कहता है अमाशय थैली नुमा आकृति होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक, इसका काम है भोजन को स्टोर करना और उसे पचाने का काम होता है। कहता अमाशय में लगभग भोजन 4 घंटे तक रहती है, 3 से 4 घंटे तक यहाँ भोजन स्टोर रहता है, उसके बाद वो आगे वाले प्रोसेस में जाते हैं। कहते हैं अमाशय के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं बुआ, अमाशय के 3 भाग होते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं अमाशय की, अगर मैं भाग देखो, एक तो ये पाइप आया है यहां से, एक भाग हो गया, सेकेंड हमारा ये हुआ, और थर्ड हमारा यहां से आगे जब जाएगा, यहां से निकलेगा, यही 3 भाग होते हैं। ध्यान से सुना, कहता है कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक, ये 3 भाग होते हैं। फुंडिक मतलब बीच वाले होते हैं, ये मैं आगे पीछे लिख दिया, फुंडिक बीच में होते हैं। ठीक, अगर मैं कार्डियक की बात करूं बुआ, तो कार्डियक से HCl नामक अम्ल निकलता है, जो टाइलेन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणु को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाता है। एक चीज और जानना, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक, पहला पॉइंट कौन, कार्डियक, यहां से HCl अम्ल का स्राव होता है। दूसरा, तीसरा,
ये टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। टाइलिन वही जो लार ग्रंथि से एंजाइम जो स्रावित होता है, वही टाइलिन के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ये भोजन को अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की जो क्रिया शक्ति होती है उसको बढ़ा देता है। फुंडिक की अगर मैं बात करूं बुआ, कहता है फुंडिक बीच का भाग होता है, ये बीच वाला जो देख रहे हो, जिसमें कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं, जिसमें कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है, यह भोजन को रोक कर रखने का काम करता है। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रोजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे हमें चुभन महसूस होती है। जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो पेट आपको दर्द करने लगेगा, देखना, नोटिस करना ये चीज। पाइलोरिक की अगर मैं बात करूं बुआ, तो ये कहता है पाइलोरिक अमाशय का पिछला भाग होता है, इसे जठर रस का स्राव होता है, जिससे जठर रस निकलती है, मतलब ये जठर रस, यहाँ जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस का स्राव होता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उस रोगी को गैस्ट्रिक हो जाता है। अगर जठर ग्रंथि या जठर ग्रंथि ठीक से काम ना करे तो उसे एक रोग हो जाएगी, जिस रोग को हम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक, कहता है जठर रस रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस होते हैं, ये होते हैं जठर रस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमलजन कोशिका से होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो होता है अमलजन कोशिका से होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय होकर पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, आगे, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर तक जठर रस का स्राव होता है। अगर आपसे एग्जाम में बुआ क्वेश्चन पूछे, बताओ मनुष्य के आमाशय में, ठीक, प्रतिदिन कितने जठर रस का स्राव होता है, कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है, तो आप बिना किसी देरी के कितना बताइएगा, 3 लीटर। कितना बताइएगा, 3 लीटर। ठीक, अमाशय में अब भोजन गाढ़े लोई की तरह हो जाते हैं। अमाशय में जब लास्ट प्रोसेस पे बच जाएगा तो वो गाढ़े लोई की तरह हो जाएगी, जिसे हम काइम कहते हैं। और इसके जो तरल भाग रूप बच जाते हैं उसे हम चाइल कहते हैं। एक चीज यहाँ पे याद हुआ, भोजन के गाढ़े लोई पदार्थ को क्या कहते हैं, काइम। ठीक, और तरल भाग को चाइल, ये याद रखना, दो चीज। ठीक, कहते काइम भोजन के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब यहाँ से देख रहे हो ना, ये यहाँ से अब छोटी आंत शुरू होती है, यहाँ से अब छोटी आंत की ये रास्ता शुरू होती है, देख रहे हो यहाँ पे। अभी हम जो बताएं आपको, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गई, ये अमाशय था, वहां से छोटी आंत शुरू हो गई। अब देखना ध्यान से, छोटी आंत क्या है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यह बेलनाकार संरचना की होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है बुआ, इसी में होती है। ठीक, समझ गए। और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक, मनुष्य में इसकी लंबाई जो होती है लगभग 6 से 7 मीटर होती है, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। सभी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे कि शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, वही मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक, छोटी आंत का भी वो 3 भाग होते हैं। जिस प्रकार अमाशय का 3 भाग था उसी प्रकार छोटी आंत का भी 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये याद रखना। 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। किसको याद हो गया, किस को याद हो गया, छोटी आंत का 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये 3 भाग किस को याद हो गया, जिसको याद हो गया वो कमेंट में बोल दो यस भैया हमें याद हो गई। पहला हम देखते हैं। ठीक, पहला हमारा क्या है बुआ, ग्रहणी। क्या है ग्रहणी, यह छोटी आंत का पहला भाग है। अमाशय के बाद भोजन काइम के जो रूप में बनता है ग्रहणी में ही आता है। यहाँ उसमें पीत रस मिला दिया जाता है, यह भोजन को क्षारीय बना देता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम का स्राव नहीं होता, इससे 2 हार्मोन का स्राव होता है, इससे कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब भोजन आया हमारा कहाँ पे, अमाशय से छोटी आंत में आया। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट हमारा ग्रहणी है,
वहां पे जब आया, ठीक, वहां पे जब भोजन आया, ड्यूडेनम जिसको कहते हैं, वहां पे जब भोजन आया, अब क्या होगा, यहां से इसमें पीत रस मिला दिया जाएगा। पीत रस इसलिए मिला दिया जाएगा क्योंकि भोजन अम्लीय है, उसको वो काट कर क्षारीय बना देगा, ठीक, समझ गया। यहां से कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है, यहां से दो हार्मोन का स्राव होता है, काइनिन और सिकेटिन, ठीक, ये दो हार्मोन का स्राव होता है। काइनिन की अगर मैं बात करूं बुआ, तो ये पिताशय को पीत रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। इसका काम बस यही है, पिताशय से पीत रस का स्राव करना, ठीक। आगे और ये चीज जान लो, पिताशय से पीत रस का स्राव, पीत रस का निर्माण अगर पूछे तो वो पिताशय से नहीं होता है, पिताशय में पीत रस जमा होता है, वहां से स्राव होकर जाता है छोटी आंत में। पीत रस का निर्माण कहीं अलग होता है। अब आगे आपको मैं बताऊंगा, आगे क्लास, इसी क्लास में आगे आप देखिएगा पीतरस का निर्माण कहाँ होता है। पिताशय में पीतरस जमा होता है बस, ठीक, निर्माण दूसरा चीज में होता है। सिकेटीन की मैं बात करूं कि अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। इसका काम है क्या, अग्नाशय। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पे ग्रहणी के बारे में, ठीक। अब हम जो पढ़ रहे हैं बुआ, वो है हमारा जेजुनम। जेजुनम के बारे में अब पढ़ेंगे हम, ठीक, तो ध्यान देना क्या है जेजुनम। कलर में चेंज कर दूं, करे जेजुनम में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, या ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में चला जाता है और जेजुनम के बाद इलियम में चला जाता है। बेसिकली जेजुनम का कोई काम नहीं होता है, वहां पे भोजन जाएगा, वहां के बाद फिर वो छोटी आंत क्या कहते हैं, इलियम में चला जाएगा। इलियम की मैं बात करूं, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यहाँ भोजन पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है, ठीक। यहाँ पर कई प्रकार के, ठीक, आंत रस निकलते हैं, ठीक, आंत रस निकलते हैं। इनमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं बुआ, कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक। कर छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में उंगली नुमा संरचना होती है जिसे बिलाई कहते हैं, ठीक। बिलाई अवशोषण करने का काम करता है। बिलाई जो है बुआ, जैसे कि देखो यहाँ पे वीडियो चल रही होगी आपकी, जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ये जो देख रहे हो कांटे नुमा संरचना, यही हमारा बिलाई है, ठीक। इसका काम होता है अवशोषण करने का, ठीक। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन ठीक से नहीं हो पाती। अगर हम देखो ज्यादा अगर ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक, ज्यादा अगर हम ड्रिंक कर लेते हैं, इससे क्या होती है, हमारा जो अमाशय में छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होगी वो ठीक से हो नहीं पाएगी, क्योंकि यह एंजाइम की शक्ति को क्या करता है, कम कर देगा। भोजन करने के तुरंत बाद हमें नींद आने लगती है। आप लोग देखो ना, तो खाना खाने के बाद तुरंत आप लोग को नींद आ जाती है। उसी प्रकार क्या होता है, क्योंकि भोजन पचने के लिए शरीर की अधिकांश रक्त जो होते हैं अमाशय की पेशी में चले जाते हैं और मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंच पाते, जिस कारण से हमें क्या होती है बुआ, नींद आने लगती है। दिक्कत आगे अग्नाशय आता है। अभी हम लोग देखिए अग्नाशय, ये है हमारा अग्नाशय, देख रहे हो, कह रहा है अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी से घिरा पीले रंग की एक थैली को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। फिर नलिका एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलती है। फिर कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलती है इसे ध्यान से देख लेना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, माइकोट्रिप्सिन, ठीक, ये 4 एंजाइम निकलती है वहां से, ठीक। किससे, हमारा ये जो देख रहे हो अग्नाशय, वहां से, ठीक। अग्नाशय के ठीक ऊपर होता है हमारा वो यकृत, ठीक। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 kg के करीब में होता है। अगर आपसे पूछ रहे एग्जाम में यकृत का वजन कितना होता है, तो आप 1.5 kg के करीब में बताइए, लगभग 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी दाएं भाग में स्थित होता है, यानी इस साइड उधर होता है और दाहिने साइड इस साइड स्थिर होता है ये, ठीक। यकृत की कोशिका पीत रस का निर्माण करता है। अभी जस्ट मैं पीछे आपको बताया था, जो पीत रस का निर्माण कहाँ होता है बुआ, यकृत में, और जमा कहाँ रहता है, पिताशय। ये 2 टॉपिक को आप याद रखो, ठीक। स्रावित पीत संचय पिताशय नामक एक थैली जैसी संरचना में होती है, जैसे कि आपको मैं बताया। कहता है यकृत से कई छोटी छोटी
यकृत नलिकाएं निकलती है, यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका से जुड़कर मूल पीत वाहिनी बनाती है। अब पित्ताशय क्या है? इनमें यकृत द्वारा बनाए गए पीत आकर जमा रहते हैं, इनमें पीत रस का निर्माण नहीं होता है, यानी पीत रस का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय पीत के ठीक नीचे, पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। जैसे कि देखो, ये हमारा देखो पित्ताशय, सॉरी ये हमारा पित्ताशय हुआ, ये जो देख रहे हो ये हमारा पित्ताशय है, ठीक। कुछ इस प्रकार की होती है पित्ताशय। पित्ताशय में जब स्टोन यानी पत्थर का निर्माण हो जाता है तो यह ठीक नहीं हो पाता, इसलिए यह पित्ताशय को पूरे काट कर हटा दिया जाता है, ठीक। पीत गाढ़े एवं हल्के हरे रंग का होता है, यानी ये जो होता है गाढ़े रंग का और हरे रंग का होता है, ठीक। गाढ़े एवं हरे रंग का होता है। पीत भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पीत रस जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। पीत का अगर पीएच मान की अगर कोई पूछे आपसे तो उसका होता है 7.8 से लेकर 8.5 के करीब में इसका पीएच मान होते हैं। बरियात, ध्यान से देखना, बरियात भोजन का पाचन, बरियात में भोजन का पाचन नहीं होता है, इनमें केवल जल का अवशोषण होता है, ठीक। ये जो बरियात देख रहे हो इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती, यहाँ भोजन का अवशोषण होता है। इनमें विटामिन के तथा कुछ विटामिन बी का भी निर्माण होते हैं यहाँ पे, ठीक। बरियात का 3 भाग होता है, सिक्कम, कोलन, मलाशय, ठीक। ये 3 भाग होते हैं हमारे बरियात का, ठीक। सिक्कम की अगर बात करूं तो छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स होता है। अब अपेंडिक्स क्या है हुआ, ठीक। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन जीव जंतु में उसका काम होता है, क्योंकि इसका जो काम होता है बुआ, वो सेलुलोज का पाचन करना होता है, ठीक। और अगर मैं सेलुलोज की बात करूं, ठीक, अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो बताओ सेलुलोज किस में पाया जाता है? क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं, सेलुलोज किस में पाई जाती है, जल्दी बताओ। सेलुलोज किस में पाई जाती है? तो सेलुलोज होता है बुआ पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज का पचाने का काम होता है अपेंडिक्स का। हम लोग पत्ते उत्ते तो खाते नहीं, घास जिसको पचाना पड़े उसको, इसलिए हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, यह सेलुलोज का पाचन करता है, ठीक। यह जानवरों का एक प्रमुख अंग है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो ऑपरेशन करके उसे काट कर हटा दिया जाता है, ठीक। कोलन, ठीक, छोटी आंत का जो 3 को भाग है कोलन कहता है। सिक्कम के बाद जो भोजन होता है कोलन में प्रवेश करता है, इसमें जल का अवशोषण होता है, इसमें जो होता है जल का अवशोषण होता है। कोलन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो बचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है और जमे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार की रास्ता बाहर निकाल दिया जाता है। चैप्टर होती है बुआ यहाँ पे आपकी खत्म। कुछ टॉपिक थी आपकी जो इसी टॉपिक के पौधे वाला में था, शुरू में क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसमें पढ़ना था, लेकिन उसमें क्लास नहीं ले पाए, इसको हम सोचे क्या इसी वीडियो के लास्ट में मैं करा दूंगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक। ये 4 में से एग्जाम में एक आपका जरूर आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक एग्जाम में जरूर आ जाएगा। पिछले एग्जाम की मैं बात करूं, पिछले बोर्ड एग्जाम की बात करूं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें का, ठीक। तो इसमें से 100% तो नहीं तो 99% चांस रहता है जो एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक। क्वेश्चन क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अति आवश्यक है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो कहता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ सामान को लेनी होगी, सामग्री को। सबसे पहले गमले में लगा पौधा को लेंगे, सेकेंड हम अल्कोहल लेंगे, थर्ड हम आयोडीन का घोल लेंगे, फोर्थ हम काला कागज लेंगे और फिफ्थ हम क्लिप लेंगे। ये 5 सामान हम लेते हैं। पहला, गमले में लगा पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ती जो है स्टार्च रहित हो जाए, ठीक। पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। अब उस पत्ती को आधा भाग को क्या करें, काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। इसके बाद गमले में लगा पौधे को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल का घोल मिलाकर उसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे, अल्कोहल का घोल मिलाकर गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो लेंगे
इसके बाद पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से यह पता चलता है कि ढका हुआ हिस्सा सफेद हो गया है, जबकि शेष भाग काला नीला हो गया है। इसी से क्या होता है, प्रकाश, ये इसी प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश का होना अति आवश्यक। सेकेंड अगर देखें बुआ, सेकेंड की मैं बात करूं तो सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना आवश्यक। ठीक, इसको हम सिद्ध करते हैं। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले में कॉटन का पौधा लेंगे, जिसे 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि पत्ता क्या हो, स्टार्च रहित हो जाए। उसके बाद गमले में लगे पौधे को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसको उबालेंगे। ठीक, डालकर क्या करेंगे, उबालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफिल में अल्कोहल घुलनशील होते हैं। ठीक, जांच में पाया गया कि, जांच में क्या पाया गया, जहां जहां क्लोरोफिल था वहां का रंग काला नीला हो गया और जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां का रंग सफेद हो गया। और इसी प्रक्रिया से सिद्ध होती है कि प्रकाश संश्लेषण का होना, क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक। दिक्कत अब आता है हम लोग का थर्ड, सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। तो कहते हैं सिद्ध करने के लिए कुछ सामान लेंगे बुआ, इसमें गमले में लगा पौधा लेंगे, KOH का घोल लेंगे, KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉर्क लेंगे और फिर KI का घोल लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का। क्रिया विधि की मैं बात करूं तो बुआ, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक। इस बात को प्रमाणित करने के लिए पौधे को 36 से 48 घंटे के लिए कहाँ रखेंगे, अंधेरे कमरे में। दिक्कत, अंधेरे कमरे में रखेंगे, कितना देर के लिए, 36 से 48 घंटे के लिए। ठीक, एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह वाले बोतल में इस प्रकार रखेंगे कि उसका आधा भाग जो हो KOH के घोल में होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, पत्ती के आधा भाग कहाँ है, KOH के घोल में। ठीक, बोतल के मुंह को ग्रीस लगाकर उसको वायु रोधी कर देंगे ताकि उसके अंदर हवा का प्रवेश ना हो पाए। उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद पत्ती को तोड़कर साफ पानी में उबालकर अल्कोहल डालकर उस पर KI का घोल डाल देंगे। इतना चीज कर दिए। उसके बाद हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, पत्ती के आगे वाला भाग पीला हो जाता है क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा CO2 गैस जो होती है, CO2 गैस सोख ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पे पूर्ण नहीं हो पाती है और वो स्टार्च का निर्माण नहीं कर पाता है। शेष भाग स्टार्च के कारण नीला हो जाता है। ठीक, अतः इस प्रक्रिया से सिद्ध होता है कि CO2 का होना अति आवश्यक है। अगला लास्ट ही है ना बुआ, हाँ लास्ट है। ठीक, सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे बुआ, सबसे पहले बीकर लेंगे, एक प्रखनली लेंगे, जलीय पौधा लेंगे, किप लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। दिक्कत, पहला इसका प्रयोग की मैं बात करूं, कहता है प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी चैप्टर में मैंने आपको ग्लूकोज बनाने का सिखाया था। ठीक, क्रिया विधि की बात करूं तो बीकर में 3/4 जल लेंगे, यानी 3 भाग जल लेंगे। एक जलीय पौधा यानी कि हाइड्रा का पौधा लेंगे। किप को क्या करेंगे, जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जलीय पौधा है हमारा, एक किप लिए उसको ढकें और इसके मुंह को ना एक प्रखनली द्वारा ढक दिए। धूप में छोड़ने के बाद पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन का बुलबुला प्रखनली में दिखाई दे रहा है और इस प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस मुक्त होती है, जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, ये सब। तो यही है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ठीक, और यहाँ पे चैप्टर होती है हमारी खत्म। चैप्टर 1 मैंने 3 वीडियो में कवर कर दिया। जाइए आप YouTube पर देखिए इस वीडियो को, सारा चैप्टर चैप्टर 1 आप अच्छे से देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो हमारा ETC का टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक, फ्री है, वहां पे कोई चार्ज यूज नहीं, फ्री में वहां से नोट्स ले सकते हैं, फ्री में वहां से क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मन लगाकर पढ़ो बच्चों।